नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले खबर नैनीताल से, जहां पर जिले में 150 से ज्यादा जमीनें जांच के दायरे में है। धारी तहसील और रामनगर में सबसे ज्यादा जमीनें जांच के दायरे में है, जिनका खाका जिला प्रशासन की टीम तैयार कर रही है। जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए ये मामले हैं जो 2017 के बाद खरीदे या फिर बेचे गए हैं। अब जिला प्रशासन की टीम जमीनों के मालिकों की कुंडली खंगाल रही है और ये जानकारी ली है कि जमीन किस काम के लिए ली गई और अब जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में बाहरी लोगों ने कई जमीनें खरीदी हैं। अब उन जमीनों की जांच पड़ताल की जा रही है। दो साल के अंदर प्रोक्योरमेंट के 2 साल के अंदर संबंधित व्यक्ति उसी प्रयोजन के लिए उसको प्रयोग करेगा जिसके लिए उसको अनुमति मिली है। दूसरा, यदि नहीं कर पाता है तो एक्सटेंड कराने के लिए एक विधिवत परमिशन लेने की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो बिंदु है वो सेम ही प्रयोजन के लिए है या कोई डिविएट तो नहीं करा गया है। तीसरा बिंदु, हम लोग यहाँ से भी कुछ लोकल स्तर पर भी कुछ शर्तें उसमें जोड़ते हैं, जैसे सरकारी भूमि जो आसपास लगती हुई है उस पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है और बिना किसी परमिशन के बोरिंग इत्यादि तो नहीं करा गया है। ये सब बिंदुओं पर इसमें अभी फिलहाल एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन सभी लैंड्स का चल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, अगर इस पूरे जमीन को लेकर जो इस वक्त जांच पड़ताल शुरू की गई है, इसकी क्या शुरुआत हो चुकी है? कहां से इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से ये जमीन की जांच की जाएगी? और फिर अगर लगता है कि लीगल तरीके से जमीन को खरीदा गया किसी और नाम से और फिर उसका इस्तेमाल किसी और नाम से किया जा रहा है, तो फिर इस पर कार्रवाई भी हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। वाकई नीलो, अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रारंभिक जांच मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने की है, तो 150 से ज्यादा ऐसी जमीनें पाई गई हैं जिनमें कोई न कोई तकनीकी दिक्कतें हैं। इसके लिए खास तौर पर जो जिला प्रशासन ने कमेटी बनाई थी, अलग अलग तहसीलों में टीमें गठित की गई थी, उसके बाद ये जमीनें पकड़ में आई हैं और 150 जमीनें टोटल ऐसी हैं। खास तौर पर जो नैनीताल का जो धारी वाला इलाका है और जो रामनगर तहसील है, उसमें इस तरह के मामले सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और उसके बाद सतत भू कानून की बात की गई थी और जिला प्रशासन ने इस पर कमेटी गठित करके पूरी तरीके से जांच शुरू कर दी गई थी। अब जिला प्रशासन इन जो जमीनें हैं उनमें यह तय कर रहा है कि किस तरह की ये जमीनें हैं, कैसे ये खरीदी गई थी, किन भू उपयोग के लिए खरीदी गई थी। अगर ये बागवानी के लिए खरीदी गई थी तो इसमें क्या होटल तो संचालित नहीं हो रहा था, अवैध तौर पर ये पूरी तरीके से जमीनों पर कारोबार तो नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो पानी के कनेक्शन या फिर बिजली के कनेक्शन हैं वो अवैध तौर पर तो नहीं लिए गए थे, आसपास कोई सरकारी जमीनें तो नहीं घेरी गई थी। इन सारी चीजों की जांच जिला प्रशासन की टीमें कर रही हैं और आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार ये जमीनें हैं किसकी, ये भूखंडों पर किस तरह का इस्तेमाल की अनुमति ली गई थी और क्या यहां पर काम किया गया है। खासतौर पर डीएम नैनीताल ने स्पष्ट किया है, अगर इन सारे नियमों का उल्लंघन किया होगा तो ये जमीनें सरकार में निहित की जाएंगी। कि ये प्रारंभिक तौर पर जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। इसके अलावा अगर नैनीताल के आसपास की बात करी जाए तो नैनीताल के आसपास भी इस तरह की कई जमीनें हैं। हालांकि अभी 2017 के बाद के मामले ये खोले गए हैं और अगर पहले जो पुराने मामले हैं अगर उन पर भी इस तरह की तैयारियां या जिला प्रशासन अपनी कमेटी बनाकर जांच करता है तो कई और ऐसी जमीनें पकड़ में आएंगी जो हजारों नालियां लोगों ने पूरे पहाड़ के पहाड़ नैनीताल के आसपास खरीद डाले हैं, उनको भी जांच में अगर शामिल किया जाएगा तो कई मामले और खुल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नैनीताल के सिल्टौना में राजा भैया की जो जमीन थी 2007 में उन्होंने खरीदी थी और लेकिन जिस उपयोग के लिए वो जमीन खरीदी गई थी वो कहीं भी उस पर वो कार्य होता हुआ नहीं मिला। नैनीताल जिला प्रशासन ने उस पूरी जमीन पर कैंची धाम की जो तहसील है वहां पर उस जमीन को अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद उसको सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसी तरीके के मामले जो अब सामने आए हैं 150 से जो ज्यादा जमीनें मिले हैं उनमें भी इसी तरीके की प्रक्रिया प्रशासन अपना रहा है। हालांकि कमेटी जांच कर रही है किनकी ये जमीन है, कौन इन भूखंडों का मालिक है, इन सारी प्रोसेस पर अभी काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में एक बड़े मामले ये खुल सकते हैं। नीलो, ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और रुड़की के भगवानपुर इलाके में करौंदी टोल प्लाजा पर बारातियों और टोल प्लाजा कर्मियों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि बारातियों की कुछ गाड़ियां जबरन टोल प्लाजा पर वीवीआईपी गेट में जाने लगी, जिसका विरोध करने पर बारातियों ने टोल कर्मियों से मारपीट कर उनसे 3 कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो रुड़की का ये पूरा मामला है, जहां पर बाराती और टोल कर्मियों के बीच में मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। राजस्थान से ऋषिकेश के तपोवन पहुंची एक महिला के गरुड़चट्टी क्षेत्र में गंगा में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला के परिजन पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि शर्मिला नाम की महिला घर से सुसाइड करने की बात कहकर निकली है, जिस पर पुलिस की सतर्कता ने महिला को गंगा में रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया और उसके परिजनों को थाने में बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया। जोशीमठ में भालू के आतंक कम नहीं हो रहा है। शहर में कई क्षेत्रों में भालू की दहशत फैली हुई है। कल देर शाम सरस्वती शिशु मंदिर में भालू घुसता हुआ दिखाई दिया। वहीं शहर के दूसरे इलाकों में भी भालू घूमता हुआ नजर आया, जिससे लोग अब रात में घर से निकलने से डर रहे हैं। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक के चलते 3 दिन स्कूल बंद किए गए हैं। जिला प्रशासन के प्राथमिक स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी है। इसके अलावा वन विभाग के साथ मिलकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्र में गुलदार की दहशत के चलते दिन में भी लोग घरों में कैद हैं। वहीं वन विभाग ने अपनी टीम के साथ ही 6 शूटर तैनात कर दिए हैं। साथ ही गुलदार की लोकेशन के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और वन विभाग के आला अधिकारी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। शनिवार को मेहरगांव में गुलदार ने 13 साल की लड़की को निवाला बना लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ है। तो जहाँ पर भी सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और अगर आगे भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो छुट्टी को एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि जहाँ जहाँ लाइट्स बढ़ाने की जरूरत है, सोलर लाइट या अन्य लाइट्स, वो भी लगाएं। और दिवाली आते ही उल्लू पर शामत आ जाती है। तंत्र मंत्र के लिए उल्लू की बलि देने के लिए इनकी मांग बेहद बढ़ जाती है और इस दौरान उल्लू लाखों रुपए में बिकते हैं, जिसकी वजह से शिकारियों की नजर इन पर रहती है। इसको देखते हुए इन दिनों वन विभाग उल्लुओं पर शिकारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट है। जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है। इसके लिए विभाग ने कई टीमें बनाकर जंगल में उतारी है, जो दिवाली तक ये गश्त करती रहेगी। दिवाली में उल्लू की पूजा होती है और ये लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू, तो लक्ष्मी की पूजा विशेष करके होती है और दिवाली में इसको विशेष कर पूजा जाता है। और तंत्र मंत्रों के लिए भी उल्लू प्रयोग किया जाता है। कीमत इसकी बहुत बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है दिवाली के समय में। और इसी पर बातचीत करने के लिए कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए, हर साल हमने देखा है कि किस तरह दिवाली से पहले उल्लू का शिकार किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है। अब इसे लेकर किस तरह की वन विभाग की तैयारी, ताकि उल्लुओं पर सामत ना आए, उल्लू बचे रहे और इस तरह के शिकारियों पर नकेल कसी जा सके? जी नीलू, आपको बता दें कि उल्लू जो है उसकी डिमांड जो है दिवाली के समय अक्सर बढ़ जाती है और हर साल उल्लुओं के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई देता है। इस बार भी उल्लुओं की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, मार्केट में बढ़ चुकी है और इसी के मद्देनजर वन विभाग जो है वो लगातार जो टीमें हैं उनकी गश्त कर रही है, जंगलों में गश्त कर रही है और शिकारी जो रहते हैं उनको चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई भी धरपकड़ में आता है तो बख्शा नहीं जाएगा। कारण है कि जो उल्लू का जो डिमांड बढ़ने का जो कारण है, दिवाली के समय तंत्र मंत्र जो तांत्रिक होते हैं वो तंत्र मंत्र से पूजा करते हैं और बीमारी और साथ मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए उल्लू के जो अंग होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कई समय से ये मान्यता चलती आ रही है, लेकिन कुछ लोग इसे मिथ्या बताते हैं और इसके चलते 250 प्रजाति अभी जो उल्लुओं की है उसमें 50 जो प्रजातियां हैं उनके ऊपर खतरा बताया गया है और लगातार उल्लुओं की संख्या में जो है कमी भी नजर आंकी गई है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए कुलदीप। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में मलिन बस्तियों की। तो अब जो टूटने वाला था उसे बचाने के लिए सरकार में मंथन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है या फिर 2016 में बनाई गई नियमावली में संशोधन कर नियमितीकरण करने का प्रस्ताव ला सकती है। इस पर देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नदी नालों के किनारे सरकारी भूमि पर करीब 583 मलिन बस्तियां बसी हुई हैं। साल 2018 में हाईकोर्ट ने इसे अतिक्रमण मानते हुए खाली कराने के आदेश दिए थे, जिस पर सरकार पहले 2018 में 3 साल के लिए अध्यादेश लाई और फिर 2021 में एक और बार 3 साल के लिए अध्यादेश लाकर बस्तियों को उजड़ने से बचाया गया। दूसरी बार लाए गए इस अध्यादेश की भी समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई, यानी एक बार फिर बस्तियों पर तलवार लटक गई है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, मलिन बस्तियां यथावत ही रहेंगी। मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। और ये हमारे जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे हम राहत प्रदान कर सकें, इसमें हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि अध्यादेश कोई स्थायी समाधान नहीं है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए 2016 में नियमावली बनाई गई थी। इस नियमावली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन विधायक राजकुमार का कहना है कि सरकार नियमावली के तहत बस्तियों को मालिकाना हक देना शुरू करे। सरकार लोग डरे फिर रहे हैं कि 3 साल बाद फिर अतिक्रमण टूटेगा, तो ये अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमारी मांग ये है, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमारी जो नियमावली थी, कांग्रेस की जो नियमावली थी, उसको आगे बढ़ाया जाए और मालिकाना हक देने का शुभारंभ किया जाए। मलिन बस्तियों के इस मुद्दे पर सरकार में मंथन शुरू हो चुका है। रविवार को शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के अफसरों के साथ एक दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो सरकार 2 विकल्प पर विचार कर रही है। या तो वो तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है या फिर 2016 की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव लाकर बस्तियों को मालिकाना हक देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रवत की रिपोर्ट। सोमवार शाम को फिल्म अभिनेता मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। केदारनाथ यात्रा पर आए मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उत्तराखंड की फिल्म नीति को फिल्मों को बढ़ावा देने वाला प्रयास बताते हुए कहा कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिए बेहद अनुकूल है। और आदि कैलाश क्षेत्र को बॉलीवुड से रूबरू कराने पर काम शुरू होने वाला है। फिल्म मेकर जहां पर आदि कैलाश और ओम पर्वत पर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, वहीं प्रकृति के अद्भुत खजाने को पर्दे में उतारने की भी तैयारी हो रही है। जरा देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत देखने की चाह हर किसी को होती है। इन पवित्र स्थलों को देखकर शायद ही कोई हो जो हैरान नहीं हो। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र प्रकृति के सौंदर्य से पूरी तरह से लिपटा हुआ है। ऐसे में अब आदि कैलाश के क्षेत्र को बॉलीवुड से रूबरू कराने के लिए फिल्म मेकर भी यहाँ आने लगे हैं और आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती ताल को केंद्र रखकर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत पर हम जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 35 साल पहले का भी पूरा मटेरियल फोटोग्राफ उपलब्ध है, तो मैं कंपेयर करते हुए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम। चाइना बॉर्डर पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश और ओम पर्वत मौजूद है। लिपू लेक बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद यहाँ पहुँचना भी काफी आसान हो गया है। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश पहुंचे थे, जिसके बाद ये इलाका पूरी दुनिया में चर्चित हो गया।
यही वजह है कि अब देश दुनिया के सैलानी भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे बॉर्डर के इलाके में हर समय चहल पहल बनी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2005 में गया था, उसके बाद आज गया हूं तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। व्यावसायिक रूप से बहुत बदलाव देखने को मिले। माताएं बहनें होटल रिजॉर्ट चला रही हैं, लड़के चला रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। और आदि कैलाश का जो रूट खुला है मोदी जी के जाने के बाद जो है वो चमत्कार हो गया। बीते 2 सालों में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में अब इस इलाके को लेकर बॉलीवुड का रुझान भी बढ़ता है, तो तय है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार भारत पेट्रोलियम के टैंकर से तेल चोरी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। डीएम के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर ने छापेमारी करते हुए बीपीसीएल के 2 टैंकरों से तेल चोरी करते रंगे हाथों ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ा। हरिद्वार के डीएम को नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर चिड़ियापुर में टैंकर से तेल चोरी किए जाने की शिकायत मिली थी। डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि ड्राइवर और क्लीनर के साथ सांठ-गांठ कर तेल चोरी का ये खेल लंबे समय से चल रहा है। कई महीनों से यहाँ पे जो है जो टैंकर आते हैं बीपीसीएल के या अन्य के, उनमें तेल चोरी किया जाता है और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया। और जब मैंने देखा कि यहाँ देखिए 2 वाहन खड़े हैं, यूपी 12BT 3760 और दूसरा वाहन है यूपी 07CB 2274, ये 2 टैंकर जो है रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। बागेश्वर के सिमगड़ी उप डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला दिन पर दिन गंभीर होता चला जा रहा है। जांच के बाद भी डाक विभाग की टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। वहीं घोटाले से प्रभावित लोग अब अपनी जमा पूंजी वापस पाने की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। बागेश्वर के सिमगड़ी उप डाकघर के बाहर इन दिनों सन्नाटा पसरा है, लेकिन ग्रामीणों की चिंता का कोई अंत नहीं है। ग्रामीण जिनकी मेहनत की कमाई इस घोटाले में डूब गई है, अब हर दिन वो पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस घोटाले में न केवल उनकी जमा पूंजी को बर्बाद किया गया है, बल्कि उनके सपनों को भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सिमगड़ी पोस्टमास्टर पर करोड़ों के गबन का आरोप है। हमको तो हमारे पैसे चाहिए, हमारा तो ना कुछ धंधा घर में ऐसे काम हम करके जो भी पैसा बचा हुआ था वो जमा किया था वो भी चले गया। अब क्या करें, और वो पैसा सबका मिलना चाहिए। शायद जो है ढूंढे जाए तो नाले में कितने फोटो मिल जाएंगे, कितने क्या क्या मिल जाएंगे पता नहीं है। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। बागेश्वर के सिमगड़ी डाकघर में हुए इस गबन ने यहाँ के सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया है। हर बीतते दिन के साथ ग्रामीणों की चिंताएं और गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। वहीं अधिकारी ग्रामीणों को लगातार जांच का आश्वासन दे रहे हैं। जो कर्मचारी यहाँ पे संविदा में काम कर रहा था पोस्ट ऑफिस में, उसके द्वारा जो है पैसों का गबन किया गया है। गलत मुहर लगवा के उन लोगों का पैसा तो ले लिया, लेकिन उसको जमा नहीं किया गया खातों में, उनके विधिक रूप से जमा नहीं किया, और इसी तरीके से गबन करने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। सिमगड़ी उप पोस्ट ऑफिस घोटाले ने सैकड़ों ग्रामीणों को मुसीबत में डाल दिया है। गांव के लोग अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। टिहरी गढ़वाल के भदूरपट्टी प्रतापनगर में नागराज देवता बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर नागराज देवता ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कार्तिक माह में अनेक देवी देवता बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और भगवान नारायण से अपने क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना भी की जाती है। चमोली का नंदी कुंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ हर ओर प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखारा है। यहाँ पर कई जगहों से कई ट्रैकर्स पहुंचते हैं, जिन्होंने यहाँ के ट्रैकिंग रूट की जानकारी ली और यहाँ पहुंचने पर काफी खुशी भी जताई। आगे कोई बैठ जाओ, वहाँ आगे से हमारे
भी सर लोग थे, जितने भी हमारे गाइड थे, हमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया और बताया कि हमें ट्रैक में कैसे रहना है, क्या करना है। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10।